हाँ, तो आज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जानने से पहले हम ये जानते हैं पहले से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? As you know, financial management is an area of financial decision making concerned with procurement of funds and their effective utilization. Yani, I mean to say, there are different financial decisions which are to be taken under financial management concept of a business organization. यानी व्यापार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत चार प्रमुख डिसीजंस जो हैं, देयर आर 4 फाइनेंशियल डिसीजंस विच आर टू बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर, है ना, व्हाइल डीलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। पहला है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, और चौथा है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या लिक्विडिटी डिसीजन भी उसका एक पार्ट है, बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस में लगाना है, कितना लगाना है, फाइनेंसिंग डिसीजन उतने फंड कहाँ से लाना है, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करना है, कितना किस स्रोत से लाना है। एज यू नो, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यू कैन इशू इक्विटी शेयर्स, you can issue preference shares and other securities in the market to raise the required fund. यानी जितनी आवश्यकता है उसके लिए हम बहुत सारे सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स ऑफ फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से तरह तरह के टर्म्स लोन्स ले सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं, उसमें कितना किस सोर्स से अरेंज किया जाए, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन के तहत होगा। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, जो लाभ अर्न करती है, उसका डिसबर्समेंट बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर होल्डर के बीच में कितना और किस प्रकार से किया जाए, दैट इज डिविडेंड। वेदर द entire amount of profit should be distributed among the shareholders as dividend, whether a part of profit is distributed and part of profit retained inside, whether the total entire amount of profit retained inside business, nothing will be distributed as dividend. This is such types of out of these options the finance management of the business concern has to decide कि which option should be better in context of business growth and development. Similarly, यानी व्यापार के विकास के लिए, व्यापार के ग्रोथ के लिए कौन सा डिसीजन सही होगा डिविडेंड के बारे में, वो भी लेना होता है। वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी डिसीजन, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारे डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है, इसलिए कहा गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो खास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो जब बिजनेस का इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं सिमिलरली, और क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन भी दोनों में सेम होता है, चाहे डोमेस्टिक फाइनेंस हो या इंटरनेशनल फाइनेंस हो। क्राइटेरियन फॉर टेकिंग डिसीजंस आर सेम in both the financial management, either in domestic finance management or in international finance management. But so far as international financial management is concerned, it also involves various types of decisions, financial decisions, but at international level. Under international environment, economic environment, political environment are different in different countries. Social trends and social environment are different. That's why, due to these differences between domestic environment and international environment,
the range of international financial management has widened. The scope of international financial management becomes wider than the domestic finance management. So far as investment decision in international finance management, and two types of decisions are to be made. Foreign direct investment decision, FDI, foreign portfolio investment decision, FPI. Similarly, in financing decision, the international financial market and securities market, capital market policies are different from the domestic environment of the financial market. Apart from it, working capital management in multinational companies में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है, चूँकि वर्किंग कैपिटल का फंड अरेंजमेंट आउटसाइड कंट्री, होम कंट्री से करना होता है, इंटरनेशनल मार्केट से करना होता है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंस फंक्शन involved in international financial management. A large number of finance function and finance decisions along with these four decisions are to be taken under international finance management. The finance executive of a multinational company has to deal with the exchange rate mechanism, interest rate mechanism, foreign exchange market, foreign exchange derivative market, foreign exchange exposure management, a large number of activities, financial decisions are to be made under international finance management. कहने का मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ट्रेड होता है, दो कंट्रीज के बीच में, दो या अधिक कंट्रीज में बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे आप ये सिम्फोसिस को देखो तो डिफरेंट कंट्रीज में है ना, उसी प्रकार से आप ये माइक्रोटेक देखो तो माइक्रोटेक डिफरेंट कंट्रीज में है। तो इस प्रकार से उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करना पड़ता है। इंडियन इन्वायरमेंट में इंडियन कंपनी को करना पड़ेगा, इंडियन में जो का ब्रांच काम कर रहा है, दूसरे का यूरोपियन कंट्री में उधर के इन्वायरमेंट के आधार से काम करना पड़ेगा। तो दे हैव टू डील विद डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स। इस वजह से उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, फॉरेन इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, इसके अलावा आप देखें तो उस मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने डिविडेंड डिसीजंस लेने हैं तो ग्लोबल लेवल पर डिविडेंड डिसीजंस लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो ग्लोबल लेवल पे लेना होता है। तो इन तमाम रेंज नए एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऐड हो जाने के वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी वही 4 डिसीजन होने के बावजूद, वही डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियन होने के बावजूद, दोनों कॉमन होने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बावजूद, उसे का रेंज, स्कोप का रेंज या वाइडर हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है स्कोप, है ना। इसको एक पहले डेफिनेशन के तौर पर देखें तो लिख सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ planning, administering, controlling and decision making regarding international movement of funds generated through multinational trade and business activities carried out under different economic, social, political and cultural environments. Is it clear? है ना। तो इस चीज को हम इंटर रिलेट कर करके
एक चार्ट के जरिए इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट और डोमेस्टिक फाइनेंस मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल अगर कंपनी है, जो इस कंपनी का आपने इंडिया में भी एस्टेब्लिशमेंट है और अदर कंट्रीज़ ग्लोबल लेवल पे उसका फैला हुआ है, तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को का जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है वो दोनों कवर अप करना पड़ता है। एक तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए डोमेस्टिक फाइनेंस मैनेजमेंट का काम देखना होता है, फंक्शंस को, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे जो कारोबार हो रहा है उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो एक्चुअली मेन तो फाइनेंस मैनेजमेंट है, जिसके तहत हमने बताया कि दिस इज़ द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। 4 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चाहे वह डोमेस्टिक फाइनेंस हो चाहे इंटरनेशनल फाइनेंस हो। फाइनेंसिंग डिसीजन डोमेस्टिक हो या फर्क सिर्फ होता है कि इंटरनेशनल में इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट से हम फंड इकट्ठा करते हैं, जबकि डोमेस्टिक में डोमेस्टिक जो फाइनेंस मार्केट है उससे इकट्ठा करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, इसमें इन्वेस्टर्स ग्लोबल लेवल के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में हमको डिविडेंड का डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्टर्स के लिए। उसी प्रकार वर्किंग कैपिटल पॉलिसी डिसीजन और लिक्विडिटी डिसीजन डिफरेंट इन्वायरमेंट में लेना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियन भी 2 ही प्रकार का, यानी गोल भी फाइनेंस मैनेजमेंट का कॉमन है। क्या? तो आइदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी एवरी डिसीजन शुड बी टेकन बाय अंडर द गाइडलाइन of profit maximization under the objective guideline of wealth maximization। ये दोनों में से किसी एक को आधार मान करके हम, यानी ऐसा डिसीजन जब 2 ऑप्शंस होते हैं उसमें एक चूज करना है, तो वह जो सबसे ज़्यादा वेल्थ को बढ़ा सके वह डिसीजन हमको लेना है। वह जो सब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके सबसे बेहतर तरीके से, उसको एक्सेप्ट करना है, उस डिसीजन को लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियन भी दोनों में कॉमन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये दोनों प्रकार के फाइनेंस मैनेजमेंट जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल, डिफरेंट रिस्क, डिफरेंट सोशल कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसमें काम करना। आप गौर करो, टैक्स इन्वायरमेंट इंडिया का, टैक्स इन्वायरमेंट अदर कंट्रीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल्ड या इन्फ्लेशन रेट प्रिवेल्ड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, सब डिफरेंट है। तो ऐसे डिसीजंस जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में लेने होते हैं और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में लेने होते हैं, और एक जो डोमेस्टिक कॉमन सिमिलर सेम इन्वायरमेंट में लेने होते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के फाइनेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ, डोमेस्टिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो लगभग हम लोग समझ चुके हैं। क्या कहेंगे हम लोग डेफिनेशन के तौर पर? इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट which deals with the process of planning, controlling, administering and decision making concerned with procurement of funds and its effective utilization so as the common goal of the organization can be achieved. But so far as international finance management is concerned, it also involves decision making criterion, similar decision making criterion, similar financial decisions, but the point of difference between them is the different environment. Decisions are to be taken in different environment. Is it clear or not? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का स्कोप बड़ा है। उसका प्रमुख कारण डिफरेंट इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल डिसीजंस लेना होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इसके स्कोप को इस प्रकार से को हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूडिंग मार्केट्स फॉर derivatives and all other international transactions concluded therein। यानी सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर को का जो मैनेजमेंट का जो स्कोप होगा, फाइनेंस मैनेजर को
इस बात का स्टडी होना चाहिए गहराई से कि फाइनेंस इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और नेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंक्शन कैसे करता है ना। और साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ साथ जो उसके अंतर्गत डेरिवेटिव मार्केट होता है वो फंक्शन कैसे करता है, कितने प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं और कैसे कैसे उनका ट्रांजैक्शंस होता है, ये तमाम चीज़ को देखना होगा, गहरी पैठ होना चाहिए किसका, फाइनेंस मैनेजर का। सिमिलरली एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड फॉरकास्टिंग, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका पहले से अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि अगले 2 महीना बाद किसी खास डेट को उसका, जैसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, स्पॉट मार्केट रेट, बहुत सारे एक्सचेंज रेट होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका पहले से अनुमान कैसे, प्रिडिक्शन कैसे होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट, कौन कौन से फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, बोथ किस प्रकार से एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को प्रभावित करता है या एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को असर करता है, यानी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। दूसरा, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सपोजर। आप अभी इस वक्त इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका पेमेंट आएगा, फॉरेन करेंसी में आएगा। पेमेंट आने का डेट कब होगा, उस डेट को उस फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या होगा और आज के डेट में उसका प्राइस क्या है। माल तो आज आपने भेजा, सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसका रिटर्न जो प्राइस मिल रहा है वो कितने दिन बाद मिल रहा है और उसका इस वक्त इंडियन करेंसी में वैल्यू क्या है और आगे जिस डेट को मिलेगा उस वक्त क्या होगा। ये जो डिफरेंस है इसके एक्सपोजर को एक्सचेंज रेट एक्सपोजर कहते हैं। उसके प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए, अगर एडवर्स रिजल्ट आने वाला है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित गणना, कितना लॉस पॉसिबल है और उसका अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करता है। इंडिया इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, पोजीशन अच्छा है, फेवरेबल पोजीशन है। तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएशन के वजह से, चूंकि हम तो फाइनेंस मार्केट इंटरनेशनल और नेशनल दोनों से कैपिटल इकट्ठा करते हैं, बोरो करते हैं मनी फंड बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, तो दोनों एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस के कारण लॉस क्रिएट होता है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो पॉसिबल लॉसेस हैं उसके संबंध में जानना। बैलेंस ऑफ पेमेंट शोइंग इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फंड्स होता है, जो लोन फाइनेंसिंग एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या टर्म लोन्स के लिए के तहत आउटफ्लो होता है और लोन लेने पर इनफ्लो होता है। तो आइदर इन करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के दरमियान जो इन एंड आउट होता है उसके वजह से हमारे ट्रेड बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हाँ, हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या असर पड़ा, इसको दिखाने वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट किस तरह से कार्य करता है, उसकी पॉलिसी क्या होती है ना, उसमें प्रभावी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानना है ना। फिर नेक्स्ट और 5 पॉइंट्स हैं। हाँ, नेक्स्ट स्कोप में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी रेगुलेटरी RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी सिस्टम का गाइडलाइंस वही जारी करता है, वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि, लिक्विडिटी इन द मार्केट सबको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या ऑथराइज्ड कौन सा है, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में RBI। सिमिलरली वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वर्ल्ड बैंक उसका मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, तो डिफरेंट टाइप्स पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रहा है,
डिटर्मिनेशन का, वर्थ के करेंसी वर्थ के डिटर्मिनेशन का, जिसमें आपने देखा होगा गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना, वो ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते रहे हैं मॉनेटरी वैल्यूएशन के लिए। किस कंट्री के करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट क्या डिज़र्व करता है उसके लिए। तो उसके वर्ल्ड बैंक के फंक्शन के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल जानना, है ना। और इंटरनेशनल जो हमारा IMF है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में IMF मॉनेटरी फंड, है ना, और उसी प्रकार से जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और इंटरनेशनल बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्ट्रेटजी। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी दूसरे कंट्रीज़ के टैक्सेशन पॉलिसीज़ को फ़र्क है, जबकि मल्टीनेशनल को सभी में डील करना है। तो इनको समझना पूरी तरह से कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जिस कंट्री में उसका ब्रांचेज है मल्टीनेशनल का, उस सारे कंट्रीज़ के टैक्सेशन पॉलिसी से अवगत होना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडेप्टनेस, माने विदेश आधार पर अगर कर्ज लेते हैं तो उसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसके बारे में डिटेल जानना। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी दोनों प्रकार के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझना। ये सारे स्कोप ऑफ स्टडी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत है। थैंक यू।